नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानेंगे प्रवाल भित्तियों के बारे में, यानी कोरल रीफ्स क्या होती हैं उनके बारे में। इस लेक्चर में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो कोरल रीफ्स जानने से पहले हम ये जान लेंगे कोरल्स क्या होते हैं, प्रवाल क्या होते हैं। तो प्रवाल होते हैं छोटे छोटे जंतु, माइक्रोस्कोपिक जंतु होते हैं ये। और ये जंतु जो होते हैं ये होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए। इनके ऊपर खोल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और ये होते हैं वाइट। तो आप कहोगे सर यहाँ तो आपने रंग बिरंगे लगा रखे हैं, तो रंग बिरंगे बन जाते हैं। इनमें होता है जूजेंथले। जूजेंथले नाम का इनमें शैवाल पाया जाता है। वो शैवाल रंग बिरंगा होता है। वो शैवाल जब इनके बीच में होता है, इनके अंदर रहता है, तब जाके इनका कलर होता है ऐसे रंग बिरंगा कलर इनका होता है। ये रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये शैवाल इनके अंदर क्यों रहते हैं और ये प्रवाल जो जंतु है वो रहने क्यों देते हैं। तो देखिए, ये शैवाल जो है इनको चाहिए सुरक्षा, और ये जो प्रवाल है इनको चाहिए खाना। तो जूजेंतले इनको भोजन बना के दे देते हैं, और जो शैवाल है वो अपनी रक्षा के लिए इनके ऊपर प्रवाल पे डिपेंड होते हैं। तो ये होती है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हो गया प्रवाल। अब प्रवाल भित्तियां क्या होगी, जब एक प्रवाल जैसे मर गया मान लीजिए, तो फिर उसके ऊपर दूसरा प्रवाल जम जाएगा, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर ऐसा ऐसा करके। तो इस प्रकार से एक पूरा का पूरा भित्ति का, यानी कि पूरे पूरे चट्टान का ये रूप ले लेते हैं, क्योंकि होते तो कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। और जब ये मर जाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चूने की चट्टान जैसा नजर आएगा। इसलिए ये जो है वो एक भित्ति के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं ना, उनका तो तब निर्माण होता है कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्तियों का। हालांकि इनके साथ साथ देखिए अन्य समुद्र जीव भी रहते हैं, जैसे कि शैवाल, घोंगे, फोरामिनिफोरा, हाइड्रोजोआ। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, जैसे आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे। अलग अलग प्रकार की मछलियां होती हैं, और एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम होता है। इसे जो प्रवाल होता है इसे हम समुद्र का वर्षावन भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। और यह उष्णकटिबंधीय जो उथले जल हैं उन समुद्रों में पाया जाता है, खासतौर से प्रशांत महासागर में ये पाए जाते हैं। ये हमने देख लिया है ना। ये प्रवाल भित्ति की परिभाषा हम यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखें, ये जो है ना, ये व्हाइट व्हाइट ही होते हैं वास्तविकता में। कलर कहाँ से आता है, तो जूजेंथले नामक शैवाल से आता है। और शैवाल इनके बीच क्यों रहता है, तो उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब ये जो प्रवाल भित्तियां हैं, इनके विकास के लिए आदर्श स्थितियां कौन सी होगी। तो सबसे पहले इनकी आदर्श स्थिति है, सागरीय जल का तापमान जो है वो होना चाहिए 21 से 29 डिग्री सेल्सियस तक इनका तापमान होना चाहिए। यानी गर्म जो जल है वहां पर इनका निवास होता है। इनको रहने के लिए गर्म जल चाहिए। तो 21 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान वहां पर चाहिए। वहीं पर ये ग्रोथ कर पाते हैं, वहीं पर ये रह पाते हैं। इससे कम तापमान हुआ तो भी ये जीवित नहीं रहेंगे, और अगर इससे ज्यादा तापमान हो गया तो भी ये जीवित नहीं रहेंगे, है ना। ठीक है, और ये हमेशा जो है समुद्र के ऊपरी भागों में रहते हैं, जहां पर सूर्य की किरणें पहुंचती है। और सूर्य की किरणें पहुंचेगी तो जो जूजेंटले शैवाल जो होता है वो भोजन बना पाता है, और कैल्शियम की मात्रा भी जो है वहां पर अधिक होती है वहां पर। ठीक है, फिर है सागर की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो 60 से लेकर 100 मीटर तक जो है गहराई होनी चाहिए। इससे ज्यादा गहराई में ये नहीं पनपेंगे। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें ही वहां तक नहीं पहुंचेंगी तो जूजेंतले भोजन कहां से बना पाएंगे। और जब भोजन ही नहीं होगा तो भूखे मरते ये मर जाएंगे। ठीक है साहब, तो इनकी गहराई सागरीय जल जो है उसकी गहराई होनी चाहिए 60 से लेकर 100 मीटर तक। अब एग्जाम में जो है वो आपको दे देगा 70 से लेकर 100 मीटर, 70 से लेकर 110 मीटर। तो आपको ये नहीं कहना कि हमने तो सब्जी वहां पर 60 से 100 बताया था आपने, तो ये कैसा हो गया, ये तो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका ये होता है, ये लमसम होती है। अगर एग्जाम में वो 21 के कि 29 के बजाय वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर अगर 28 डिग्री सेल्सियस बता दे, तब भी वो क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, गहराई कम, क्योंकि अगर ज़्यादा गहराई होगी तो सूर्य की किरणें वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी, और फिर प्रवालों का विकास वहाँ पर पूरा नहीं हो पाएगा। कैल्शियम और ऑक्सीजन की कमी भी इसकी वजह से हो जाती है, जब जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती। फिर सागरीय जल की लवणता भी इन्हें प्रभावित करती है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में रहेगी वहाँ पर जल जो है वो हल्का लवणीय होना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में लवणीय भी नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में फ्रेश भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जहाँ पर भी मीठा जल, फ्रेश वाटर मिलता है समुद्र में, वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि नदी के डेल्टा, जो नदी के मुहाने होते हैं, वहाँ पर कभी भी ये नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नदियों का जो साफ जल है वो आके समुद्र में मिलता है ना। तो यहाँ पर जो है वहाँ की ये थोड़ा इनको लवणीय जल चाहिए, तो अत्यधिक ज़्यादा लवणीय जल भी नहीं चाहिए, और फ्रेश वाटर जो होता है वो भी नहीं चाहिए इनको। ठीक है,
इसी वजह से जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहां पर ये नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो फ्रेश वाटर जो है इनको मिलता रहता है। फिर है तलछट का जमाव। तलछट जो अवसाद होते हैं वो, तो अवसाद का जमाव अगर ज्यादा होगा तो वहां पर भी ये नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनके जो मुंह होते हैं उनमें जो है ये तलछट जाके भर जाएगा और फिर ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और बहुत अधिक मात्रा में अगर साफ जल हुआ तब भी ये जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनको पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको ऐसा चाहिए कि जहां पर थोड़े बहुत मात्रा में तलछट भी हो और थोड़ी बहुत मात्रा में वहां पर साफ पानी भी हो, तो इस प्रकार की जगह पे ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में जो है ये तलछट प्रवालों के विकास में बाधक साबित हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रवालों के ढांचों में जमा हो जाते हैं। जो इनके मुख होते हैं ना, ऐसे उन मुख में ये जमा हो जाएंगे और उसके जीवन चक्र इनका उससे प्रभावित हो जाता है। फिर है शांत जल। प्रवालों को अगर ग्रोथ करनी है, प्रवालों को अगर जिंदा रहना, तो वहां पर होना चाहिए शांत जल, क्योंकि अगर अत्यधिक मात्रा में वहां पर जल जो है वो गति करने वाला हुआ, है ना, तो फिर वहां पर ये पनप नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा जम ही नहीं पाएंगे, है ना। ये तो बह के ही साथ में चले जाएंगे। तो वहां पर तो थोड़ा सा आपको चाहिए शांत जल। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर समुद्र शांत होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। तो जो कोस्ट होता है उस कोस्ट के पास क्या समुद्र शांत होता है? तो बिल्कुल नहीं होता वहां पर शांत, क्योंकि नदियां वहां पर मिलती है, जो कोस्टल एक्टिविटीज वहां पर हो रही होती है, तो वहां पर ये कार्य नहीं हो पाता है ठीक से। ठीक है, और जो गर्म जलधाराएं हैं वो प्रवालों के विकास में सहायक होती है, और जो ठंडी ठंडी जलधाराएं हैं वो इनके विकास को रोक देती है, क्योंकि इनके विकास के लिए आपको गर्म जल होना जरूरी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 21 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। और अगर ठंडी जलधाराएं हो गई तो ठंडी जलधाराएं जो है वो ठंडा कर देगी उस स्थान को, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर जो है ये इनका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर जो प्रचलित पवनें हैं वो पवनें भी इनके विकास को प्रभावित करती है। किस प्रकार से करती हैं? जो महाद्वीप पे पश्चिमी तट है उनके ऊपर व्यापारिक पवनें चल रही होती है, ट्रेड विंड्स क्या होती है, पछुआ पवनें क्या होती है, इनके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो जो ट्रेड विंड्स हैं वो ट्रेड विंड्स देखिए किस प्रकार से चलती है। अगर हम देखें तो इस प्रकार से ट्रेड विंड्स चलती है। तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ये ज्यादा होती है। तो पश्चिमी तट पर जो ये ट्रेड विंड्स होती है उसकी वजह से भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। जो समुद्र की दिशा बदलने में जो है वो मदद कर देती है और पवनों के लिए उपयुक्त जब जल स्थितियां उत्पन्न कर देती है, ये जो प्रचलित पवनें होती हैं, है ना। ठीक है साहब, क्योंकि ठंडे जल को ऊपर नहीं लाती ना, नीचे जो गर्म जल है वहां उसको इकट्ठा करती है पश्चिमी तटों के किनारे। ठीक है साहब, अब आ जाते हैं आगे। फिर अब अगर हम देखें तो प्रवाल भित्तियों के प्रकार कितने होते हैं? भाई कुछ टाइप्स तो होते होंगे। तो प्रवाल भित्तियां जो है मुख्य रूप से अगर देखें हम उत्पत्ति और संरचना के आधार पर, तो ये होती है 3 प्रकार की। कौन सी? एक होती है यहाँ पर फ्रिंजिंग रीफ, जिसे तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। एक होती है यहाँ पर बैरियर रीफ, जिसे कहते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। और एक होती है अटोल, जिसे वलयाकार प्रवाल या एटोल कहा जाता है। देखिए फ्रिंजिंग रीफ क्या हो गया? देखिए ये एक द्वीप है और इस द्वीप के पास में एकदम उससे सटी हुई अगर ये रीफ बन जाती है तो उसे कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, तो द्वीपों के किनारे और तटीय भागों में ये पाई जाती है। इनका ढांचा महासागरों के नीचे सदैव डूबा रहता है। तो महासागरों के नीचे इनका सदैव डूबा रहेगा, इसके पास में एकदम रहेंगे और लहरें प्रवालों को भोजन प्रदान करती रहती है। जो लहरें आएंगी वो लहरें इनको प्रदान करती रहती है भोजन। ठीक है, भारत में अगर देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा भारत में नहीं है, अमेरिका में है, वहां पर जो है ये फ्रिंजिंग रीफ पाई जाती है। फिर होता है बैरियर रीफ। तो बैरियर रीफ क्या होती है? ये प्रवाल जो है तट से थोड़ा सा दूर बनते हैं। मान लीजिए ये तट है, तो ये जो तट है ना यहाँ पर, इससे थोड़ा दूर बनेगी, यहां पर ये जो है ये अपना निर्माण कर लेगी थोड़ा सा तट से दूर। और ये जो फ्रिंजिंग रीफ है ये एकदम तट के पास में ही इनका निर्माण हो जाता है। और ऐसा करने से एक बैरियर के तौर पर काम दिखाई देती है, अवरोधक के तौर पर, इसलिए इन्हें कहते हैं बैरियर रीफ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। इसको ये इतनी बड़ी है कि इसे आसमान से भी देखा जा सकता है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां से भी इसको देखा जा सकता है। लगभग 1920 किलोमीटर लंबी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। एक होता है एटोल। अटोल में क्या होता है कि जो द्वीप होता है वो द्वीप तो अंदर ही, जल के अंदर ही रहता है, परंतु इसके ऊपर जो है ये प्रवाल आ जाते हैं इसके आसपास में, है ना। देख रहे हैं आप यहाँ पर, देख पा रहे हैं कि ये द्वीप अंदर है और इसके आसपास जो है वो इस प्रकार से घोड़े की नाल के आकार में ये बन जाता है। इसे कहते हैं एटोल, है ना। जो लक्षद्वीप है और जो
मालदीव है वो बहुत सारे एटॉल से मिलकर ही बना हुआ है। तो ये घोड़े की नाल के रूप में दिखाई देते हैं। इनके केंद्र में एक लगून या छिछला समुद्र बन जाता है। तो जो यहाँ पर देखिए ये है, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो द्वीप है और द्वीप के आसपास में ये बन रही है, द्वीप तो नीचे की ओर है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये फ्रिंजिंग, ये प्रवाल भित्ति है और इसके बीच में जो है यहाँ पर एक इस प्रकार से एक तालाब जैसा सा बन जाता है, जिसे कहते हैं हम, जिसे लगून कहा जाता है। ठीक है ना। तो अगर देखें तो दक्षिण प्रशांत महासागर हो गया, उसमें खूब प्रकार के ये एटोल पाए जाते हैं। फिजी जो है वो भी एटोल का एक प्रकार, एक भाग है। और बिकिनी एटोल है वो भी है। और लक्षद्वीप में देखें और अगर हम मालदीव में देखें तो खूब सारे एटोल पाए जाते हैं। तो ये प्रकार हो गया। फिर देखें अगर हम प्रवालों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के प्रवाल होते हैं, तो एक होते हैं उष्णकटिबंधीय प्रवाल, एक होता है सीमांत प्रदेशीय प्रवाल। उष्णकटिबंधीय प्रवाल कौन से होते हैं? जो 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं, 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ के बीच में ये पाए जाते हैं, वो होते हैं उष्णकटिबंधीय प्रवाल। ठीक है, जैसे हिंद महासागर और अटलांटिक महासागरों के द्वीपों में खूब मात्रा में पाए जाते हैं। एक होते हैं सीमांत प्रदेशीय प्रवाल, जो कि 25 से ऊपर आगे 30 डिग्री और नीचे 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री, 25 से 30 डिग्री के बीच में जो पाए जाते हैं अक्षांशों के बीच में, वो होते हैं सीमांत रेखीय प्रवाल, या इन्हें आप कहो तो बहिर उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियां भी कह सकते हैं, है ना। हवाई द्वीप जो है, बरमूडा है, वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये हम अगर देखें डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, तो ये यहाँ पर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं पूरी तरीके से कि कहाँ कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो दुनिया का 1/3 जो प्रवाल भित्तियां हैं वो पाई जाती हैं इसी प्रशांत महासागर में। ऑस्ट्रेलिया और ये जो इंडोनेशिया वगैरह जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, वहाँ पर 1/3 पाई जाती है। लगभग 33 से 35% के आसपास प्रवाल भित्तियां यहीं पाई जाती हैं। फिर ये भारतीय जो है यहाँ पर, और अगर ये हम सेंट्रल अमेरिकन देश देखें, सेंट्रल अमेरिकन क्षेत्र देखें, तो वहाँ पर भी खूब मात्रा में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। ठीक है, ये देख लिया हमने वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में अगर आ जाए प्रवाल भित्तियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इंडिया में पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। और यहाँ पर हो गया कच्छ की खाड़ी में। और ये जो यहाँ पर मुंबई गोवा वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और लक्षद्वीप जो है ये तो पूरी तरीके से बना ही कोरल से है ना। तो 40 द्वीप बने हुए हैं ऑलरेडी, तो द्वीप है इसमें, वो सारे के सारे बने हुए ही कोरल से। तो ये हमने कोरल द्वीप्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है। बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।